वेलकम टू घटना स्टडी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, डेली हम 10 इम्पॉर्टेंट प्रश्नों का वीडियो सुबह 5 बजे अपलोड करते हैं और वीडियो में समसामयिक करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न होते हैं और ये प्रश्न आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और आज का पहला प्रश्न है 4 दिसंबर 2023 को येरेवन, आर्मेनिया में संपन्न आईबीए जूनियर विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? राइट आंसर है सी, 17 पदक। संबंधित अन्य तथ्य हैं आईबीए जूनियर विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 के बारे में। यह आयोजित हुई है 23 नवंबर 2023 से 4 दिसंबर 2023 तक। आयोजन स्थल है येरेवन, आर्मेनिया। इसमें भाग लेने वाले भारतीय मुक्केबाजी पुरुष और महिलाएं कुल 26 हैं और फाइनल में जगह बनाने वाले मुक्केबाजों की संख्या 12 है। भारत द्वारा विजित कुल पदक हैं 17, जिसमें से 3 स्वर्ण, 9 रजत और 5 कांस्य पदक हैं। भारतीय महिला टीम का प्रतियोगिता में स्थान संयुक्त रूप से दूसरा रहा है। इससे संबंधित अन्य पॉइंट हैं भारतीय पदक विजेता लड़कियां। पायल 48 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक और निशा 52 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक। आकांक्षा 70 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक और अमीषा 54 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक। विनी 57 किलोग्राम में रजत पदक और सृष्टि 63 किलोग्राम में रजत पदक। मेघा 80 किलोग्राम भार वर्ग के अंतर्गत रजत पदक इन्होंने जीता है और प्राची टोकस 80 प्लस किलोग्राम के अंतर्गत रजत पदक। नेहा लुंथी ने 46 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक जीता है और परी 50 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक। निधि ढुल 66 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक और कृतिका 75 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक। भारतीय पदक विजेता लड़के हैं जतिन 54 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक और साहिल 75 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक। हार्दिक पवार 80 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक और हेमंत सांगवान 80 प्लस किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक। सिकंदर 48 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक। पायल ने 48 किलोग्राम भार वर्ग में आर्मेनिया की पेट्रोसियन हेगिन को हराकर स्वर्ण पदक जीता है और निशा ने 52 किलोग्राम भार वर्ग में तजाकिस्तान की अब्दुल्ला ओएवा फनीजो और आकांक्षा ने 70 किलोग्राम भार वर्ग में रूस की तैमाजोवा एलिसेवेटा को पराजित कर स्वर्ण पदक जीता है। अगला प्रश्न है 6 दिसंबर 2023 को गुजरात के गरबा नृत्य को यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया। यह इस सूची में शामिल भारत की किस क्रम की सांस्कृतिक धरोहर है? क्रम पूछा गया है यहाँ पे। राइट आंसर है सी, 15वीं क्रम। संबंधित अन्य तथ्य हैं गरबा नृत्य गुजरात राज्य से संबंधित है और यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में 6 दिसंबर 2023 को शामिल किया गया। इसे सूची में शामिल किया गया अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए अंतर सरकारी समिति के द्वारा कब कसाने, बोत्सवाना में आयोजित 18वें सत्र के दौरान 5 से 9 दिसंबर 2023 के मध्य आयोजित हुई है। गरबा नृत्य शैली यूनेस्को की इस सूची में शामिल भारत की 15वीं सांस्कृतिक धरोहर है
और विशेष तथ्य, वर्ष 2021 में कोलकाता की दुर्गा पूजा को इस सूची में शामिल किया गया था। गरबा गुजराती लोक नृत्य का एक रूप है जो 9 दिवसीय हिंदू त्यौहार नवरात्रि के दौरान किया जाता है। अगला प्रश्न है, 6 दिसंबर 2023 को जयपुर वैक्स म्यूजियम नाहरगढ़ किले में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के वैक्स स्टैचू का अनावरण किया गया। इस वैक्स स्टैचू की ऊंचाई कितनी है? राइट आंसर है सी, 5 फीट 11 इंच। संबंधित अन्य तथ्य हैं, राजस्थान में डॉक्टर BR अंबेडकर के वैक्स स्टैचू का अनावरण किया गया और अनावरण 6 दिसंबर 2023 को किया गया। कहाँ किया गया? जयपुर वैक्स म्यूजियम नाहरगढ़ किले में। और वैक्स स्टैचू की ऊंचाई है 5 फीट 11 इंच और इसका वजन है कुल 38 किलोग्राम। इस वैक्स स्टैचू को स्थापित किया गया है मिसाइल मैन भारत रत्न डॉक्टर अब्दुल कलाम के स्टैचू के साथ राष्ट्रपति भवन के सेट पर। विशेष तथ्य है, जयपुर वैक्स म्यूजियम में बाबा साहेब के पुतले समेत 43 हस्तियों के स्टैचू अब तक स्थापित किए जा चुके हैं। जयपुर वैक्स म्यूजियम विश्व का पहला ऐसा वैक्स म्यूजियम है जो किसी हेरिटेज साइट नाहरगढ़ के किले में बना है। इसकी स्थापना वर्ष 2016 में राजस्थान सरकार के पुरातत्व और संग्रहालय विभाग के सहयोग से की गई थी। अगला प्रश्न है, 3 दिसंबर 2023 को किस प्लेटफॉर्म पर एक्सेसिबिलिटी विडगेट लॉन्च किया गया है? राइट आंसर है बी, IGOT कर्मयोगी। एक्सेसिबिलिटी विडगेट लॉन्च किया गया है 3 दिसंबर 2023 को। कब? अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस के अवसर पर इसे लॉन्च किया गया है IGOT कर्मयोगी के द्वारा। IGOT प्लेटफॉर्म को पेश किया गया है सरकारी स्पेक्ट्रम के शिक्षार्थियों के लिए सुलभ बनाने के उद्देश्य से। वर्तमान में विडगेट प्रदान करता है उपयोगकर्ता के अनुकूल सुविधाएं जैसे स्क्रीन रीडर, स्मार्ट कंस्ट्रक्टर, टेक्स्ट स्पेलिंग, डिसलेक्सिया फ्रेंडली, सेंचुरेशन, पॉज एनिमेशन और पेज संरचना आदि। IGOT का एक्सेसिबिलिटी विडगेट न केवल दिव्यांग शिक्षार्थियों को नेविगेट करने और सामग्री के साथ निर्बाध रूप से जुड़ने के लिए सशक्त बनाना चाहता है, अपितु सभी के लिए एक समावेशी और न्याय संगत सीखने का अनुभव बनाने हेतु प्लेटफॉर्म की प्रतिबद्धता को भी प्रदर्शित करता है। IGOT कर्मयोगी सरकारी अधिकारियों को उनकी क्षमता निर्माण यात्रा में मार्गदर्शन करने हेतु एक व्यापक ऑनलाइन शिक्षा पोर्टल है। यह पोर्टल ऑनलाइन शिक्षण, योग्यता प्रबंधन, करियर प्रबंधन, चर्चा कार्यक्रम और नेटवर्किंग हेतु 6 कार्यात्मक केंद्रों को जोड़ता है। सरकारी क्षेत्र के 27 लाख से अधिक शिक्षार्थी मौजूदा समय में 818 पाठ्यक्रमों तक पहुंच के साथ IGOT प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत हैं। अगला प्रश्न है, भौगोलिक सूचना प्रणाली एप्लीकेशन ग्राम मानचित्र किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? राइट आंसर है बी, पंचायती राज मंत्रालय के अंतर्गत। ग्राम मानचित्र पंचायती राज मंत्रालय के अंतर्गत लॉन्च किया गया है। इससे संबंधित अन्य पॉइंट हैं, भौगोलिक सूचना प्रणाली एप्लीकेशन ग्राम मानचित्र, इसके संबंध में लोकसभा में लिखित उत्तर के संबंध में जानकारी प्रदत्त 5 दिसंबर 2023 को हुई,
जानकारी प्रदाता हैं केंद्रीय पंचायती राज राज्य मंत्री कपिल मोरेश्वर पाटिल। यह लॉन्च किया गया पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा और इसका उद्देश्य है ग्राम पंचायत द्वारा स्थानिक योजना को बढ़ावा देना। यह एप्लीकेशन ग्राम पंचायतों को सुविधा और सहायता प्रदान करता है भू स्थानिक तकनीकी का उपयोग करके ग्राम पंचायत स्तर पर योजना बनाने में। इसके अलावा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया मोबाइल आधारित समाधान है एम एक्शन सॉफ्ट। यह शुरू किया गया है इन कार्यों के लिए जियो टैग जीपीएस निर्देशांक के साथ फोटो खींचने में मदद करने हेतु संपत्तियों की जियो टैगिंग की जाती है 3 चरणों में, कार्य शुरू होने से पहले, कार्य के दौरान और कार्य पूरा होने पर। यह जानकारी का भंडारण प्रदान करेगा प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, जल संचयन, सूखा निवारण, स्वच्छता, कृषि, चेक डैम और सिंचाई माध्यम आदि से संबंधित सभी कार्यों और संपत्तियों के बारे में। ग्राम मानचित्र पर एम एक्शन सॉफ्ट एप्लीकेशन का उपयोग करके जियो टैग की गई संपत्तियां उपलब्ध हैं, जिससे ग्राम पंचायतों में विभिन्न विकास कार्यों की प्लानिंग को विस्तार दिया जाता है। वित्त आयोग निधि के तहत निर्मित संपत्तियों को पंचायतों द्वारा संपत्तियों की तस्वीरों के साथ जियो टैग किया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रथम सर्वेक्षण पोत वृहद संस्थापक यार्ड 3025 के संबंध में विकल्प में कौन सा तथ्य सही नहीं है? ऑप्शन डी गलत है। इस पोत की अधिकतम गति 25 समुद्री मील से अधिक है, ये कथन गलत है। सही कथन है, यह प्रथम सर्वेक्षण पोत 4 दिसंबर 2023 को भारतीय नौसेना को सौंपा गया और यह पोत मेसर्स गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स GRSE कोलकाता द्वारा डिजाइन और निर्मित किया गया है। इस पोत की कुल लंबाई है 110 मीटर। इससे संबंधित अन्य तथ्य हैं, प्रथम सर्वेक्षण पोत वृहद संध्याक यार्ड 3025 भारतीय नौसेना को सौंपा गया 4 दिसंबर 2023 को। डिजाइन और निर्मित किया है मेसर्स गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स GRSE कोलकाता के द्वारा। पोत की प्राथमिक भूमिका बंदरगाह हार्बर तक पहुंचने वाले मार्गों का संपूर्ण तटीय और डीप वाटर हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण करना और नौवहन चैनलों मार्गों का निर्धारण करना है। इसके परिचालन क्षेत्र में शामिल EEZ एक्सटेंडेड कॉन्टिनेंटल शेल्फ तक की समुद्री सीमाएं हैं। अपनी द्वितीयक भूमिका में पोत कार्य करेगा सीमित सुरक्षा प्रदान करने के साथ साथ युद्ध आपातकालीन स्थिति के दौरान अस्पताल के रूप में, और ये पोत डेटा एकत्र करेंगे रक्षा और नागरिक अनुप्रयोगों के लिए समुद्र विज्ञान और भूभौतिकी के। पोत की लंबाई है कुल 110 मीटर। विस्थापन क्षमता है लगभग 3400 टन। अधिकतम गति है 18 समुद्री मील से अधिक। यह पोत लैस है अत्याधुनिक हाइड्रोग्राफिक उपकरणों जैसे डेटा अधिग्रहण और प्रसंस्करण प्रणाली, स्वायत्त अंडर वाटर वाहन, रिमोट चालित वाहन, DGPS लॉन्ग रेंज पोजीशनिंग सिस्टम, डिजिटल साइड स्कैनर सोनार से युक्त, संचालित 2 डीजल इंजनों के द्वारा। विशेष तथ्य हैं, यह पोत GRSE कोलकाता द्वारा बनाए जा रहे 4 सर्वेक्षण पोत या वृहद में से पहला है। 4 सर्वेक्षण पोत वृहद के लिए 30 अक्टूबर 2018 को अनुबंध हस्ताक्षरित हुआ था।
इस पोत के निर्माण की प्रक्रिया 12 मार्च 2019 को शुरू हुई थी और यह पोत 5 दिसंबर 2021 को लॉन्च किया गया। यह पोत बंदरगाह और समुद्र में व्यापक परीक्षणों से गुजर चुका है। अगला प्रश्न है 4 दिसंबर 2023 को किस संस्थान में समृद्ध बाजार अनुसंधान और विकास के लिए रणनीतिक प्रोत्साहन ICPS स्टार्टअप के लिए एक समग्र पहल कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया गया? राइट आंसर है सी, IIT रोपड़। समृद्धि बाजार अनुसंधान नवाचार और विकास के लिए रणनीतिक प्रोत्साहन ICPS स्टार्टअप के लिए एक समग्र पहल कॉन्क्लेव क्या है? एक डीप टेक स्टार्टअप प्रोत्साहन कार्यक्रम है और इसका उद्घाटन 4 दिसंबर 2023 को किया गया। उद्घाटन करता है पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित। कहाँ किया गया है इसका उद्घाटन? IIT रोपड़ में। इसे होस्ट किया गया है इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम NMICPS के बारे में राष्ट्रीय मिशन के तहत स्थापित एक प्रौद्योगिकी और नवाचार केंद्र iHub WADH के द्वारा। समृद्धि कॉन्क्लेव में 5 रणनीतिक सहयोगों को औपचारिक रूप दिया गया और इसमें 5 गहन तकनीकी नवाचार शामिल किए गए हैं। कड़े मूल्यांकन के तहत कुल 13 स्टार्टअप का चयन किया गया है जिन्होंने अपने विचार प्रस्तुत किए। 25 स्टार्टअप ने प्रदर्शनी में अपने समाधान को प्रदर्शित किया। 30 से अधिक विशेषज्ञों ने बाजार अनुसंधान नवाचार और विकास के लिए रणनीतिक प्रोत्साहन पर चर्चा की। इस मिशन में 311 प्रौद्योगिकियां 549 प्रौद्योगिकी उत्पादों के निर्माण को बढ़ावा मिला है और 1613 CPS अनुसंधान तैयार किए गए हैं। इस कार्यक्रम को भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग DST के साथ नेशनल मिशन ऑन इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम NMICPS के तहत क्रियान्वित किया गया है। अगला प्रश्न है दिसंबर 2023 में कौन सी भारतीय महिला शतरंज खिलाड़ी भारत की तीसरी महिला ग्रैंड मास्टर बनी है? राइट आंसर है सी, वैशाली रमेश बाबू। इस संबंधित अन्य तथ्य हैं। भारत की तीसरी महिला ग्रैंड मास्टर बनी हैं वैशाली रमेश बाबू। कब? 1 दिसंबर 2023 को और यह उपलब्धि हासिल की बार्सिलोना स्पेन में आयोजित चौथे एकल लोब्रेगेट ओपन 2023 के दौरान 2500 येलो रेटिंग पार करने के बाद। साथ ही वह बन गई हैं भारत की 84वीं ग्रैंड मास्टर। इससे पूर्व बनी 2 भारतीय महिलाएं ग्रैंड मास्टर हैं कोनेरू हम्पी और हरिका द्रोड़ावल्ली। विशेष तथ्य, वैशाली ने तुर्की की FM टैमर तारिक सेलेब्स को हराकर इस उपलब्धि को हासिल किया है। वैशाली फिडे विश्व कप विजेता आर प्रज्ञानंदन की बहन है। इसी के साथ वे शतरंज में ग्रैंड मास्टर का दर्जा प्राप्त करने वाली पहली भारतीय भाई बहन की जोड़ी बन गई हैं। वैशाली वर्तमान में 2501.5 की लाइव रेटिंग के साथ महिलाओं की रैंकिंग में विश्व में 11वें स्थान पर हैं और भारत में वह दूसरे स्थान पर हैं। अगला प्रश्न है भारतीय रेलवे द्वारा ट्रेन दुर्घटनाओं में मरने वाले हाथियों को बचाने हेतु गजराज सुरक्षा तकनीकी प्रस्तुत की गई है। सबसे अधिक प्रभावित कुछ क्षेत्रों में कार्यक्रम का संचालन करने के लिए किस रेलवे जोन को चुना गया है? राइट आंसर है बी, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे। गजराज सुरक्षा तकनीकी, यह तकनीकी प्रस्तुत की गई है भारतीय रेलवे के द्वारा। किस लिए? भारतीय रेल पटरियों पर होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने हेतु। इसका उद्देश्य है ट्रेन दुर्घटनाओं से मरने वाले हाथियों को बचाना।
सबसे अधिक प्रभावित कुछ क्षेत्रों में कार्यक्रम का संचालन करने हेतु चुना गया है पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे को। और भारतीय रेलवे की इस तकनीकी को शुरू करने की योजना है पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, असम, केरल तथा तमिलनाडु एवं छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में। विशेष तथ्य है यह तकनीक रेलवे ट्रैक के निकट आने वाले हाथियों का पता लगाने हेतु AI आधारित एल्गोरिदम और संवेदनशील ऑप्टिकल फाइबर केबल के नेटवर्क का उपयोग करता है। अगला प्रश्न है 1 दिसंबर 2023 को कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO परिषद के लिए हुए चुनाव में सर्वाधिक वोट प्राप्त कर पुनः चुना गया है? राइट आंसर है सी, भारत। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद के लिए भारत फिर से चुना गया है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद के लिए चुनाव हुआ है 1 दिसंबर 2023 को। कहाँ? लंदन में। पुनः चुना गया है भारत सर्वाधिक वोट प्राप्त कर। कब तक के लिए? वर्ष 2024 से 2025 द्विवार्षिक सत्र के लिए। और भारत शामिल है अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार में सबसे अधिक रुचि वाले 10 देशों की श्रेणी में। इन देशों में शामिल हैं भारत, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, स्पेन, स्वीडन, भारत और संयुक्त अरब अमीरात UAE। IMO परिषद की 33वीं सभा 27 नवंबर 2023 से 6 दिसंबर 2023 के मध्य लंदन स्थित IMO मुख्यालय में आयोजित हुई है। परिषद IMO का एक कार्यकारी निकाय है। यह परिषद संगठन के कामकाज के लिए उत्तरदायी होती है। IMO की स्थापना 17 मार्च 1948 को जिनेवा सम्मेलन के दौरान एक समझौते के द्वारा की गई थी। तो वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। वीडियो अगर आप लोगों को यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।